एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के दिन एक डे मनाते हैं। कौन सा डे है? आज के दिन वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। 25 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, ये बात आप याद रखना। अच्छा, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कितने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे? तो इस सवाल का ठीक आंसर था टोटल 6 टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव ऑस्ट्रेलिया में कब से कब तक होगा? बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये बन सकता है। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 28 से 30 अप्रैल 2023 तक ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव होने वाला है। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए हर साल अलग अलग देशों के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, और उसी कार्यक्रम के तहत ही 28 और से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है ना, मतलब 28 तारीख को होगा, 29 तारीख को होगा और 30 तारीख को होगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह आयोजित किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये पहली बार मॉरिशस में मनाया गया था, उसके बाद में ये मनाया गया था इंग्लैंड में, उसके बाद ये लास्ट मनाया गया था कनाडा में 2022 के अंदर 16 से लेके और 19 सितंबर तक। पहले ये 16 से 18 था, बाद में एक दिन बढ़ाया गया था 16 से 19 सितंबर तक। और इस बार अब ये चौथी बार मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें अनिल विज जी भी शामिल होंगे और गीता मनीषी तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर ही लिया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना यहाँ की करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की जलवायु एकदम लगभग उल्टी सी है। जैसे हमारे अगर मैं इसको आपको मैप वाइज बनाने की कोशिश करूं तो ये दुनिया हुई, और दुनिया में ये आपकी लाइन जो है ये है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बोलते हो, तो आप लोग, हम और आप यहाँ पे बैठे हैं, मतलब कर्क रेखा के ऊपर है हमारा, और 21 जून को कर्क रेखा पे ही सूरज चमकता है। धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रही है ना, क्योंकि 23 सितंबर और 21 मार्च के बाद में सूरज क्या है ऊपर जाने लग जाता है। 21 जून को यहाँ पे आएगा और 22 दिसंबर को सूरज यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो लगभग देखिएगा कि हमारे से ऑलमोस्ट इक्वल अपोजिट जो है ना इसका क्लाइमेट है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। क्रिसमस गर्मियों में कब मनाते, किस देश में मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या रहता है? ऑस्ट्रेलिया ही रहता है फिर। और बात आप याद कर सकते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो अभी हाल ही में हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, उसकी तारीख क्या थी? उसकी तारीख थी 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस से लेके यूं कहिएगा 4 तारीख तक ये था, 4 दिसंबर तक ये मनाया गया था। 2022 की बात थी, जिसके अंदर नेपाल तो एक थीम नेशन के रूप में था और एमपी थीम स्टेट के रूप में इसमें शामिल हुआ था। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह व राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल के किस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हाल ही में शिरकत की है? तो अभी हाल ही में ये जो एनडीआरआई का था 19वां और जो हरियाणा हिसार के अंदर एचयू का था 25वां, इनके दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने शिरकत की है। 24 अप्रैल 2023 की है ये न्यूज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा की चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, ये याद रखना। और इसके अलावा इसके वीसी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? BR कंबोज है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ये करनाल का फोटो है, ठीक है ना, 24 अप्रैल को ही, ठीक है। और हरियाणा के अंदर पहली बार पानी की बचत पर मंथन कब शुरू होगा? तो ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ध्यान से समझना। ऐसे सवाल बेसिकली HPSC की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल का ठीक जो आंसर है वो 26 अप्रैल है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हरियाणा के 40% गाँव में जल संकट है। हरियाणा में पानी की बचत पर 2 दिन का मंथन स्टार्ट होगा। 10 विभाग इसमें शामिल होंगे। सीएम ने टारगेट उनको देने के लिए कोशिश करेंगे और 2 साल की डेडलाइन फिक्स की जाएगी। 3000 से ज़्यादा गाँव के अंदर जल का संकट है वर्तमान में।
26 अप्रैल में पहली बार ये आयोजित होने वाला है 2 दिन का जल सम्मेलन, जिसमें पानी की बचत जो है ना कैसे की जाए, इस एजेंडे को एक थीम एजेंडा जो है ना रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहेंगे। कैसे बचाया जा सकता है पानी को, जैसे कि एग्रीकल्चर में माइक्रो इरिगेशन से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, फ्लड वाटर मैनेजमेंट है, मीठे पानी की मांग को कम करने, इसके अलावा गैर पीने योग्य पानी उद्देश्य जो है ना जिसको उपचारित करना, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट कहिएगा आप लोग। इसके अलावा पानी की मांग को जो है ना एक्चुअली सामान्य करना और जो पानी वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना, इन सभी मुद्दों पे कॉन्क्लेव के अंदर मंथन होने वाला है। वैसे आप पूछेंगे सर हरियाणा सरकार ने अब तक किया क्या है पानी के लिए, तो हरियाणा में जल संसाधन प्राधिकरण का गठन हो चुका है। तालाब प्राधिकरण बना के पानी बचत पे फोकस किया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी इसको स्टार्ट किया जा चुका है। 6 मई 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, पानी को बचाने के लिए धान की अलावा अन्य फसल लगाई जा सके। ज़रूरत क्यों पड़ी है सर? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है, यहाँ तकरीबन 7,287 गाँवों में से 3,041 गाँव ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यानी तकरीबन 40% ये आंकड़ा है जो पानी की कमी का या पानी के संकट का सामना कर रहा है। हरियाणा के 1948 गांव तो ऐसे हैं जो गंभीर जल की संकट से जूझ रहे हैं। ये सवाल मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था आपको, डार्क जोन में आ चुके हैं बिल्कुल ये। तो सरकार इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मंथन करने वाली है। इसीलिए सरकार ने, आपको याद है, ईवीएस नाम का सब्जेक्ट आपके हर एक पेपर में जोड़ दिया ताकि बच्चों को भी ज्ञान हो, पता लग सके कि एनवायरमेंटल इशू क्या क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम है इस देश की, बहुत सारी प्रॉब्लम है इस राज्य की, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम में अब एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हाईलाइट होने लग गई है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अब कोई कह दे कि मुझे जॉब चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है, या बेरोजगारी मान लेते हैं ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब कोई चीज़ मास में हो जाती है, बल्क में होती है, तो वो चीज़ हाईलाइट होने लग जाती है। वो हाईलाइट अब ये एनवायरमेंटल इशू होने लग चुके हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला तो एनवायरमेंटल एथिक्स भी बनता है। सीईटी मेंस के सिलेबस में एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट एथिक्स करके स्पेशल टॉपिक डाला है इन्होंने। जिस बच्चे ने मेरा बैच ले रखा है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, उसने तो शायद वो टॉपिक अभी तक तो खैर नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ लेंगे आजकल, कल या परसों तक वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि एनवायरमेंटल एथिक्स होते क्या है। एथिक्स मतलब होता है नैतिकता होती है। नैतिकता का मतलब है कि देखो ऐसा है कि सरकार कानून बनाए मान लो, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आप कानून से ही करो, कुछ चीज़ें तो खुद से भी तो करनी होती है ना, अपने मन से भी तो करनी होती है। कह कह के काम कब तक करवाएंगे? कहने का मतलब ये कि आप भी अपने लेवल पे, फॉर एग्जांपल अपने लेवल पे कैसे बचा सकते हैं सर? हम मान लेते हैं कि मुझे एक जगह है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाना है। इस दोनों पॉइंट के बीच में 200 मीटर की दूरी है। इस 200 मीटर की दूरी के लिए मैं चढ़ के बाइक पे गया हूँ, ये मैंने इंडिविजुअल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। क्यों? कि बाइक चलाई है तो वहां से सल्फर ऑक्साइड गैस निकली है, नाइट्रस ऑक्साइड निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकली है। ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? बिल्कुल डालेगी। सर आप अकेले बचा लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? भाई एक एक करके सारे बचाएंगे तो ही तो बेनिफिट होगा। भाई मेरा एक घर है, मैं अपने घर को साफ रखूंगा आजू बाजू से, तो ऐसे सारे ही आजू बाजू से साफ रखेंगे, इसका मतलब ही तो सारा फिर संसार साफ होगा ना, या सारा क्षेत्र साफ होगा। तो ये एक एनवायरमेंटल एथिक्स है। एथिक्स का मतलब आपको खुद को ही ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने लेवल पे तो एटलीस्ट इसको बचाने की कोशिश करें। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, सरकार कोशिश करती है इनके थ्रू हाईलाइट करना या लोगों को मोटिवेट करना। तो इस पे 2 दिन के लिए एक कॉन्क्लेव आयोजित होने वाला है। 2025 तक सरकार का टारगेट है कि पानी की उपलब्धता है, कि पानी की बढ़ती मांग है, इस पे काबू किया जा सके। 2023 से 25 के बीच में इसको बेसिकली 25% तक कम करने का ऐसा उद्देश्य है कि इस मांग को कम कर दिया जाए। मतलब मांग कम होने का मतलब है सबके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो इसके पूर्ति हो जाएगी कहने का मतलब है। जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से कम हो रहा है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। मतलब जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है या घर है, लोगों को प्रेरित करेंगे कि जितना भी बारिश का पानी आए उनको ग्राउंड वाटर या तो आप पीने के लिए यूज़ किया जाए, या उनको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रिचार्ज बोरवेल का इस्तेमाल करें। सरकार कोशिश कर रही है कुछ ऐसा हो कि जिससे कुछ पॉलिसी बनाई जाए या कुछ ऐसी एजेंसी तैयार की जाए जिससे बेसिकली तालाब जो है हरियाणा के ऑलरेडी, या कोई ऐसी पानी की जगह है या स्टोरेज है, या जो आपकी इन सभी चीज़ों को ठीक किया जा सके। फसल में पानी ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे उसके लिए माइक्रो इरिगेशन किया जाए। सुबह या शाम के टाइम पे
फसलों में पानी लगाया जा सके, ताकि 20 दिन में अगर पानी लगाते हैं तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, पानी वैसे बर्बाद हो जाता है वो। तो फसल विविधीकरण, ऐसी फसल जिसमें कम पानी की जरूरत हो या ऐसी बीज वगैरह की टेक्नोलॉजी लाई जा सके, ये सब चीज़ों पे कोशिश की जाएगी। इसी मंथन किया जाएगा 2 दिन का। हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? विच अथॉरिटी विल बी सेट अप टू इम्प्रूव द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा एक क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए स्पेशली ये डिपार्टमेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये है कि हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसका मतलब है कि जो भ्रष्टाचार है, जो हमारा करप्शन है, उसको कम किया जा सके। इंजीनियरिंग जितने भी काम होते हैं, मान लो पुल बन रहा है कोई, तो उसको बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस देखा जाए कि जैसे मान लेते हैं कोई पुल बन रहा है, उसमें कंक्रीट है, सरिया है, बहुत सारी चीज़ें लगी है, उसको चेक किया जाए कि वाकई उसमें असली चीज़ लगाई है कि नहीं लगाई, क्योंकि लोग उसमें करोड़ों रुपये कमा जाते हैं धोखाधड़ी करके। तो इसी के लिए एक बेसिकली कमेटी बनी है, जिसमें 1+4 टोटल 5 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 इसके अंदर सदस्य भी बनाए जाएंगे, बाकी लोगों की टीम भी इसके अंदर जो है ना बेसिकली एक प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। मेन जो है ना इस टीम के अंदर होगा मतलब 1+3 होगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी टोटल 3 होंगे, एक तो मेन और 2 सदस्य इसके, ठीक है ना, टोटल 3 हो गए। एक जो प्राधिकरण में मुख्यमंत्री वगैरह है या संजीव कौशल जी है वो इसको देखेंगे। और अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे 25 सालों का जिनके पास अनुभव होगा, उनको राज्य सरकार के द्वारा ही जिसको नियुक्त किया जाएगा स्पेशली, जो स्पेशली सचिव के रैंक का होगा या इसका इक्विवेलेंट रैंक का होगा कोई। हरियाणा में राष्ट्रपति ने नरवाना की बेटी है, उनको अभी रिसेंटली सम्मानित किया है, तो इसका ठीक आंसर खैर मेरे से पहले ही लग गया, सुमन अग्रवाल इसका ठीक आंसर है। राष्ट्रपति ने नरवाना की बेटी को सम्मानित किया, सुमन अग्रवाल को। अच्छा, ये राष्ट्रपति जी हमारे भारत की हैं और ये संथाल जनजाति की है, ये याद रखना, उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है। और भारत विकास परिषद शाखा के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व प्रांतीय कोषाध्यक्ष जय भगवान मित्तल की बहन और कलीराम मित्तल की बेटी डॉक्टर सुमन अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास शिक्षा के संदर्भ में। देश भर के अंदर काम कर रही है, एनजीओ चला रही है। सुमन अग्रवाल और उनके पति डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जो है ना, ये सार्थक नाम का एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें दिव्यांग बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। ये इनके बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे हाल ही में सार्थक संस्था के बच्चों ने 7 मेडल जीते, इसमें से 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज है और 1 एक्सेलेंस मेडल जीता है। और प्रतियोगिता में 36 देशों में 438 खिलाड़ी जो है ना शामिल हुए थे इसमें ये मेडल जीत पाए हैं सार्थक अकादमी के बच्चे। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए समाप्त करता हूं मैं, और आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नोट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। ये MS एक्सेल का सवाल है कंप्यूटर का, बताइएगा आप लोग इसके बारे में। कुछ सवाल आपको मैं रिवाइज करवाना चाहूँ तो क्या सवाल हो सकते हैं रिवाइज करवाने के लिए। अभी हाल ही में एक आम है लंगड़ा आम का सीजन चल रहा है, बहुत ही मीठे आम होते हैं भैया, पसंद सबको ही है। इसको GI टैग मिला है। इसके अलावा जो है ना याद रखना आप लोगों को रामनगर का भरता, ठीक है ना, रामनगर का भरता है और ये भरता बैंगन का ही बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा बनारसी पान, ठीक है ना, बनारसी पान। इसके अलावा जो है ना आपका है आदम चीनी चावल, ये सारे ही यूपी के हैं जिनको GI टैग मिला है। अल्फांसो आम को पहले ही GI टैग मिल चुका है, बिहार के जर्दालू आम को भी GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा एक मिर्जा चावल है, इसको भी GI टैग मिला है, ये बिहार के चंपारण के अंदर होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो डियर, ठीक है ना। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊँ तो इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में टॉप किसने किया था? कर्नाटका ने। 2 पे था तमिलनाडु, 3 पे कौन सा था? तेलंगाना। सबसे खराब था यूपी के इसके अंदर, ठीक है। छोटे राज्यों में टॉप था सिक्किम और लास्ट था इसके अंदर गोवा। और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है और हरियाणा राज्य का नंबर क्या बताया था मैंने? 13वां बताया था, ठीक है।
चलिए मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना। और आज रात को क्लास के टाइमिंग बता देता हूँ, 8 बजे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आएगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बहुत औसम पार्ट था, 2 घंटे का। 8 बजे आज उसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट होगा। और रात को 10:30 बजे जो है ना मेन योजनाओं की रिवीजन करवाई जाएगी। तो ये दोनों क्लासेस